नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और अब तक 30 लाख तीर्थयात्री चारधाम में भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। 10 मई से चारधाम की यात्रा शुरू हुई थी और 30 जून तक यानी कल तक ये आंकड़ा 30 लाख तक पहुंच चुका है और सुगम, सुरक्षित और सफल यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, सरकार का जो अभियान है कि सफल चारधाम यात्रा होनी चाहिए, कल यानी 30 जून तक 30 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं चारों धामों के। अब सरकार का क्या चैलेंज है, सरकार का, और आगे का रोड मैप सरकार का क्या कुछ है? जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी और ऐसे में 30 जून की मैं बात करूं तो अब तक करीबन 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा में पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब जो है चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें कमी आती है, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। और मानसून में क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय प्रदेश है, ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं हो, बाढ़ है, भूस्खलन है या लैंडस्लाइडिंग है, तमाम ऐसी जो है खतरे बने रहते हैं और जिसके है भी जो है पर्यटकों के मन में रहता है। और ऐसे में जो है सुरक्षित यात्रा कराना, सुगम यात्रा कराना, सुव्यवस्थित यात्रा कराना, ये एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड सरकार के लिए बन जाता है कि आपदा में किस प्रकार से बचाव कार्य किया जाए, न जो है किसी भी प्रकार की जो है जान मान की हानि ना हो, वो किस प्रकार उसको व्यवस्थित की जाए और इसी के साथ ही यात्रियों को जो है सुगमता से चारधाम यात्रा के दर्शन कराकर दोबारा उनके गंतव्य तक किस प्रकार को पहुंचाई जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। और लगातार सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इसके लिए लगातार पहल कर रहे हैं, चाहे अधिकारियों के संग मीटिंग करना हो, चाहे तमाम विभागों को जो है निर्देशित करना हो, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो या नेशनल हाईवे हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, तमाम ऐसे विभागों के साथ लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समन्वय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों के साथ लगातार निर्देशित और बैठकों का दौर वो उत्तराखंड में जारी है लगातार, क्योंकि मानसून सीजन से पूर्व भी लगातार बैठकों का दौर जारी था और अभी भी मुख्यमंत्री लगातार जो है समीक्षा कर रहे हैं। हिमांशु, बरसात के दिनों में चूंकि मानसून आ गया है उत्तराखंड में, ऐसे में बहुत सारी चैलेंजेस रहते हैं। सड़कों में फिसलन रहती है। बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री हैं जो अन्य प्रदेशों से आते हैं। परिवहन विभाग को, आपदा प्रबंधन को, नेशनल हाईवे को, पीडब्ल्यूडी को, ये ऐसे विभाग हैं जो मानसून में इनकी सतर्कता जो है, अलर्टनेस बढ़ जाती है। और सरकार की तरफ से इन विभागों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि ये ऐसे तमाम विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी अब मानसून में स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। आपदा प्रबंधन विभाग हो, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग हो, चाहे सड़क परिवहन विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और क्योंकि पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं तो उसके चलते कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदारी ये हो जाती है, क्योंकि वो हमने देखा है किस प्रकार से नदियों का जलस्तर जो है बढ़ जाता है, भूस्खलन हो, बाढ़ हो, तमाम ऐसी संभावनाएं प्राकृतिक आपदाओं की वो बनी रहती है। और इसके लिए लगातार जो है अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं जो है अधिकारियों को निर्देशित इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जो है मौके पर तत्काल प्रभाव से जो है कार्रवाई कीजिए और लगातार जो है समन्वय बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता की समस्याओं को निपटाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, वहीं ऐसे अधिकारी भी प्रदेश में हैं जो जन शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अब ऐसे ही 100 से अधिक अधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तलब किया है। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार समीक्षा बैठक में खुली अधिकारियों की पोल। 643 अफसरों ने महीनों लॉग नहीं किया पोर्टल।
देवभूमि उत्तराखंड में 20 विभागों के 1523 सीनियर अधिकारियों में से 643 ने 1 महीने से समस्याओं के समाधान को लेकर पोर्टल पर लॉगिन तक नहीं किया। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा में ये स्थिति सामने आई है। मुख्यमंत्री के सामने मामला आने के बाद सीएम धामी ने अफसरों को तलब किया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता की समस्याओं के निस्तारण को लेकर तत्पर नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ से अधिकारियों की लापरवाही की सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठता है। लिहाजा अब सीएम ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को तलब किया है। 80% के करीब धामी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त इस सरकार को चलाने का काम किया है, अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने का काम किया है और अधिकारियों को अधिकृत किया है कि उनकी जवाबदेही भी होगी कि काम किस तरीके से होगा। तमाम जो काम समय की जो बाध्यता है, समय का जो उन्होंने रखा है समय सारणी की इस अवधि के अंदर आप अपना काम पूरा करके देंगे, तो मुझे लगता है कि अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं। धामी सरकार इस वक्त बेहतर काम कर रही है और शायद यही बौखलाहट आज कांग्रेस के अंदर है, यही निराशा है उनके अंदर, क्योंकि पाँचों की पाँचों सिर्फ धामी जी के विकास की कार्यों पर किए गए पर मोहर लगाने का काम इस प्रदेश की जनता ने किया है। तो वो निराशा उनकी, वो बौखलाहट दिखाई दे रही है इस समय कांग्रेस की, और आज उनके पास ना काम करने को कुछ है, ना उनकी नीयत है, ना नेकी है। मुझे लगता है इसीलिए आज वो इतने बेचैन है, इतने परेशान है धामी सरकार। अफसरशाही पर विपक्ष का सरकार पर हमला, मंत्रियों की तरह है अधिकारियों में भी गुटबाजी। खबर सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश में आप अनुभव कर रहे होंगे कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं चल रही है। ये सरकार तो अदालत के आदेशों में चल रही है, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पर चल रही है। सीएम हेल्पलाइन में कोई कार्रवाई नहीं होती। विपक्ष का आरोप है कि जिस तरह मुख्यमंत्री और मंत्रियों का झगड़ा है, उसी तरह अधिकारियों में भी गुटबाजी है। कोई किसी गुट का है तो कोई किसी गुट का है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथ से अधिकारियों की पकड़ निकल रही है और मुख्यमंत्री का कोई अंकुश अधिकारी में नहीं है। देखिए, इस प्रदेश में आप अनुभव कर रहे होंगे सरकार नाम की कोई चीज़ चल रही है? कोई नहीं चल रहा। ये सरकार तो अदालत के आदेशों पर चल रही है, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा, ये कितनी हेल्पलाइन की बात करें, सीएम हेल्पलाइन में कोई सुन ही नहीं रहा है। अभी 2-3 महीने पहले आपने हेल्पलाइन में एक बार और पहले चर्चा हम लोगों से की थी। हेल्पलाइन में अगर आप कोई एप्लीकेशन डालते हो तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं, अधिकारियों के कान में जूं नहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री को तो मुख्यमंत्री समझ ही नहीं रहे अधिकारी, और जिस तरीके से मंत्रियों का झगड़ा है, अधिकारियों में भी ग्रुपबाजी है, गुटबाजी है, कोई किसी गुट का है, कोई कहीं किसी गुट का है, तो इसलिए भी इसका असर पड़ रहा है कि मशीनरी हाथ से निकल ली है मुख्यमंत्री जी की। और मुख्यमंत्री का मैं इसमें कोई गुरेज नहीं समझूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से अधिकारियों में पकड़ निकल रही है और मुख्यमंत्री का कोई अंकुश अधिकारी में नहीं है। अधिकारी मुख्यमंत्री की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और मुख्यमंत्री के आदेशों को भी ठेंगा दिखाने का काम अधिकारीगण कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने किया पलटवार। सीएम धामी कर रहे हैं समस्याओं का समाधान। सीएम हेल्पलाइन के जरिए सुनी जा रही हैं समस्याएं। उत्तराखंड में अफसरशाही के आरोप हर सरकार पर लगते रहे, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि जनता की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री धामी लगातार काम करते आ रहे और जनता की फिक्र का ही नतीजा है कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायत की समीक्षा बैठक में ये मामला सामने आया। इसलिए लापरवाही बरतने वाले अफसरों से जवाब तलब किया गया, जिसके नतीजे भविष्य में और बेहतर देखने को मिलेंगे। देखिए, धामी सरकार जब से इस प्रदेश के अंदर बनी है, मुझे लगता है कि 90% अधिकारी तमाम वहाँ काम कर रहे हैं, अपने अपने विभागीय क्षेत्रों में काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस को शायद ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। कांग्रेस केवल आरोप लगाने का काम करती है। कांग्रेस अपना पिछला जो कार्यकाल है, उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी का अगर कांग्रेस अपने कार्यकाल का समय देखेगी तो इतनी चिट्ठियां वहाँ के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने उनको लिखी थी तमाम सारी चीज़ों को लेकर के, उस पर कोई काम नहीं हुआ। कम से कम यहाँ तो 600 का तादाद, तो वहाँ तो हजारों की तादाद में चिट्ठियाँ दी गई थी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं था। अधिकारी काम नहीं करते थे, अधिकारी बेलगाम थे। लेकिन कम से कम आज धामी सरकार के अंदर अधिकारी भी काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार से भी मुक्त इस प्रदेश को किया जा रहा है। प्रदेश में अफसरशाही पर उठते रहे हैं सवाल, तो क्या इस बार धामी करेंगे कड़ी कार्रवाई? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण को लेकर लगातार समीक्षा बैठक भी करते रहे और जो लोग सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करते हैं उनको खुद फोन कर समस्या के समाधान की जानकारी भी लेते हैं।
इस बार सीएम समीक्षा बैठक कर रहे थे तो मामला संज्ञान में आया, जिसके बाद अधिकारियों को जवाब तलब किया गया। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार सीएम धामी ने जो कड़क रुख लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अपनाया, उसके भविष्य में क्या कुछ नतीजे देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी इन दोनों ही विधानसभा के उपचुनाव को फतह करने की बात कर रही है और दावे कर रही है जीत के। और इसी के तहत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आगामी 10 जुलाई को होने वाले मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए पोखरी विकासखंड के भिकोना, मसोली, श्रीगढ़, सांकरी, चांदी निखाल सहित विभिन्न ग्राम सभाओं में डोर टू डोर प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। विधानसभा के इस उपचुनाव में मुख्य मुद्दा ये है कि ये मौका है उत्तराखंड की राजनीति को शुद्ध करने का। लोग इस तरह के मौका परस्त राजनीतिज्ञों को जैसे दूध से मक्खी को निकालकर फेंका जाता है, उसी तरह साइड करें। और इसी आह्वान को लेकर मैं गांव-गांव हमारे कांग्रेस के तमाम साथियों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहा हूं। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान गणेश गोदियाल ने ग्रामीणों से कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने जनता को छलने का काम किया। अच्छे दिनों का वादा कर जनता को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दी। मौजूदा वक्त में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर धक्के खा रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी ने जबरदस्ती ये चुनाव जनता के ऊपर थोपा है। वे मौकाप्रस्त हैं। ऐसे में लोगों को उन्हें सबक सिखाने की आवश्यकता है ताकि वो जनता के साथ धोखा न कर सके। मैं मानता हूं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों के लोग इस प्रकार मौका परिस्थिति को अपनाकर अपने हित में पार्टियों में इस प्रकार दल बदल करते रहे तो लोगों के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इसलिए लोगों के पास एक मौका है कि लोग इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार मौका परस्त लोगों को राजनीति से किनारा करें। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल पूरे दमखम के साथ मैदान में। बात कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस के लिए उपचुनाव काफी अहम है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की परीक्षा भी, जिसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अब मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बद्रीनाथ में चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी 4 दिवसीय दौरे पर बद्रीनाथ में हैं और कल से वो बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में है, 3 तारीख तक वहाँ पर रहेंगे। और आज जैसे उनका पोखरी ब्लॉक में है, कल उनके कार्यक्रम दसौली ब्लॉक में है और जोशीमठ ब्लॉक में लगेंगे। और प्रयास है कि अध्यक्ष जी कम से कम हर न्याय पंचायत क्षेत्र में 5-5, 6-6 बूथों में जाकर बैठक कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी के अलावा अन्य वरिष्ठतम नेतागण भी वहाँ हैं। माननीय प्रीतम सिंह जी हैं, माननीय गणेश गोदियाल जी हैं, माननीय विक्रम सिंह नेगी जी हैं, माननीय आपके भुवन काबड़ी जी हैं, माननीय यशपाल आर्य जी एक दौरा करके आ गए, दोबारा वहाँ जा रहे हैं। 2 तारीख से माननीय हरीश राव जी जाएंगे। इसी तरीके से मंगलौर में भी माननीय अध्यक्ष जी का 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का लगातार दौरा वहाँ पर रहेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी बद्रीनाथ में डेरा डाले हुए हैं। 3 जुलाई तक बद्रीनाथ विधानसभा में वो प्रचार करेंगे और एक न्याय पंचायत में जाकर बैठकें करेंगे। उसके बाद वो मंगलौर विधानसभा सीट पर चुनावी प्रचार करेंगे। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी मोर्चा संभाले हुए हैं। वरिष्ठ नेता लगातार विधानसभा में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अध्यक्ष जी के अलावा अन्य वरिष्ठतम नेतागण भी वहाँ हैं। माननीय प्रीतम सिंह जी हैं, माननीय गणेश गोदियाल जी हैं, माननीय विक्रम सिंह नेगी जी हैं, माननीय आपके भुवन काबड़ी जी हैं, माननीय यशपाल आर्य जी एक दौरा करके आ गए, दोबारा वहाँ जा रहे हैं। 2 तारीख से माननीय हरीश राव जी जाएंगे। इसी तरीके से मंगलौर में भी माननीय अध्यक्ष जी का 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का लगातार दौरा वहाँ पर रहेगा। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष मंगलौर में काम कर रहे हैं, हरीश रावत जी वहाँ पर काम कर रहे हैं। 5 तारीख के बाद राष्ट्रीय नेताओं का कार्यक्रम भी वहाँ पर लग रहा है। सचिन पायलट जी, इमरान मसूद जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी और कुमारी शैलजा जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, वो भी दोनों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने प्रदेश की सभी सीटों पर हैट्रिक लगाई थी। लिहाजा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उम्मीद ये है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी जनता बीजेपी को ही वोट करेगी। बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी ने राजेंद्र सिंह भंडारी को मैदान में उतारा, जो लोकसभा चुनाव से पहले तक कांग्रेस के विधायक थे। लिहाजा कांग्रेसी नेता इन दिनों बद्रीनाथ सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे नेता पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो विधायक बनने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले और फिर से चुनाव की नौबत आए। अब इसमें पार्टी कितना सफल हो पाती है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी पहली बार रामनगर पहुंचे, जहां उनके साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं रामनगर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनिल बलूनी का जोरदार स्वागत किया, जहां सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान सांसद अनिल बलूनी ने जनता का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जल्द ही सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की तैनाती के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। वहीं नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। देखिए, मैं रामनगर जब भी आता हूँ तब यहाँ के लोग भी, जनता भी और जनप्रतिनिधियों की एक ही शिकायत रहती है कि इसको पीपी मोड से हटाना है। सरकार का प्रयास था तब जब ये पीपी मोड में दिए गए थे हॉस्पिटल कि तब अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं, लेकिन अब जब सब लोग इसके विरोध में हैं तो सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जितने भी हॉस्पिटल पीपी मोड पे उन सबको हटा के जो है सरकारी व्यवस्था में रखे जाए। मैंने कह दिया कि सरकार ने निर्णय ले लिया है, बहुत जल्दी ये कैबिनेट निर्णय मैं करूँगा और मुझे लगता है कि 30 सितंबर से पहले सभी हॉस्पिटलों को हम सरकारी सिस्टम में ले आएंगे। देखिए, हमने जितने चुनाव में वादे किए उन सब चुनाव को वो हमारा संकल्प है और हमने रामनगर के लोगों से ये संकल्प बोला था उनके सामने कि हम रामनगर को पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया की वन्यजीव पर्यटन की राजधानी बनाएंगे। उसके लिए पूरी तरह से काम भी चालू है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी हम बना रहे हैं और आप निश्चित मान के चलिए आने वाले कुछ ही समय के बाद आप लोगों को इस तरह की योजनाएं यहाँ साफ देखने को मिलेंगी, जिससे रामनगर के अंदर पर्यटन भी बढ़ेगा। रामनगर में जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको कैसे रोजगार की तरफ मोड़ा जाएगा और रामनगर के अंदर ट्रेन की सुविधा हो, बाकी और कनेक्टिविटी की सुविधा हो, उस सब के लिए भी काम कर। हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने वायदे और दावे लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना को लेकर लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोग उन्हें बाहरी प्रत्याशी बता रहे हैं, जिससे नाराजगी फैल गई है। लोगों का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी उनकी स्थानीय समस्याओं और ज़रूरतों को ठीक से समझ नहीं पाएगा। इस नाराजगी के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो कांग्रेस की तरफ रुझान है। ठीक है जी। ये भी बढ़ाना जी आए हैं, ये बाहर के हों, ये भी एक बात मानने की कहीं बाहर चले जाओ, कुछ काम पड़ा लगा ना मिलो ऑफिस पे, मैं तो कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो कांग्रेस प्रत्याशी है काजी जी, हम तो इतना ही कहेंगे, वे जब भी जाएंगे उनके घर पे मिलेंगे, उनका भाई मिलो चाहे मैं मिलो, काम हो जाए हमारा। यही है नौकरी वाला, ये पढ़े लिखे सारे लड़के बेरोजगार घूम रहे जी, और क्या है जी नौकरी। बस जी ये तो मैं कह नहीं सकता। सड़क तो निर्माण तो ठीक चल रहा है, सड़क भी सही है यहाँ की, सड़कों के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, सड़कें तो सारे चाहिए। कोई नहीं, वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, करना चाहिए प्रचार, लड़ना भी चाहिए, लेकिन जो बाहर में और घर में फ़र्क हो ना उस चीज़ का। भाई मैं पहले यहाँ के और यहाँ से जीतते भी आ रहे हैं बहुत बार, उनके पिताजी भी पहले विधायक थे, ठीक है, उन्होंने बहुत क्षेत्र में काम भी कराया है। सड़कें, मेरा गांव हरचंदपुर है, मंडावली से लेकर हरचंदपुर तक प्रेस की सड़क हमारे यहाँ, हॉस्पिटल, स्कूल
शिक्षा सभी चीज़ों में बहुत सारा कार्य। और मनोज कश्यप हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, जो बाहरी प्रत्याशी हैं करतार सिंह भड़ाना, हालांकि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम प्रचंड बहुमत से मंगलौर विधानसभा की सीट को इस उपचुनाव में जीत कर आएंगे। 40 स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा है। मूल में अगर देखा जाए धरातल पर क्या स्थिति है इस समय? बिल्कुल, देखिए रोहित फरीदवार की विधानसभा मंगलौर में उपचुनाव होने जा रहा है। यहाँ पे लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने जो मुद्दे हैं वो लेकर जनता के बीच पहुंचे हुए यहाँ पे लगातार डोर टू डोर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए अपने करीब 40 जो स्टार प्रचारक है वो भी यहाँ पे मैदान में उतारे। लगातार तमाम जो स्टार प्रचारक है वो जनता के बीच पहुंचकर अपने मुद्दे बताते हैं और डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि मंगलौर विधानसभा सीट से आज तक जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना खाता नहीं खोल पाई, क्योंकि यहाँ पे से लगातार ही जो कहीं न कहीं जो मंगलौर क्षेत्र है वो किसान बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पे किसानों की संख्या और मुस्लिम वोटर काफी ज्यादा, इसको लेकर यहाँ पे हमेशा से कांग्रेस और बसपा ने चुनाव जीता है। लेकिन कहीं न कहीं इस बार दावा किया जा रहा है कि जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वो चुनाव जीतकर भाजपा के हित में लेकर जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे जी जान लगाकर मेहनत की जा रही है और किसी भी हालत में चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता से बातचीत की गई तो जनता के यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हो भाई प्रत्याशी हो, जनता का विश्वास जताना बहुत मुश्किल होगा भाई प्रत्याशी के ऊपर, क्योंकि जनता का ये भी कहना है कि जब चुनाव जीतकर भाई प्रत्याशी चुनाव जीत जाते तो कहीं न कहीं जनता के बीच में नहीं दिखाई देते हो। ऐसे में कहीं न कहीं जनता को कई तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि करीब 2.5 वर्षों का जो है कार्यकाल विधायक का यहाँ पे बचा है, जिसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो जनता विश्वास जताना भी चाहती है और किस तरीके का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया, वही सब मुद्दे लेकर जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।